हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ब्लॉक 2 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर स्कूल एंड लाइफ ऑफ चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ स्कूल के बेसिक स्किल्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, मैथ स्किल्स आ जाएगा, कंप्यूटर स्किल्स आ जाएगा। देन टीचिंग फॉर नॉलेज, वैल्यू एजुकेशन और अदर सब्जेक्ट टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये बताया हुआ है कि बच्चों का जो स्कूलिंग पीरियड डेवलप होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, क्योंकि उस स्कूल में जाके बच्चों की बहुत सारी डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट होती है। सोशली डेवलप होते हैं, कॉग्निटिवली डेवलप होते हैं, इमोशनली होते हैं, मॉरली होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप से डेवलप होते हैं। और स्कूलिंग इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़। तो स्कूलिंग में बेसिकली क्या होता है कि एबिलिटीज़ डेवलप होती है एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन से। एक्सप्लिसिट मतलब इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उनको, जिससे वो परफॉर्म करते हैं वहाँ पे और उससे उनकी डेवलपमेंट होती है। एक होती है इम्प्लिसिट, मतलब जो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चे ऑटोमेटिकली डेवलप होते रहते हैं, देख के सीख के लर्निंग होती रहती है। एक होती है एक्सप्लिसिट, मतलब जहाँ पे स्पेशली आप इंस्ट्रक्शन दे के किसी बच्चे को खुद सिखा रहे हो। तो स्कूल में एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, फॉर्मल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि उनकी लर्निंग और बेटर हो सके और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से लर्न कर सकें। प्राइमरी एबिलिटीज़, सेकेंडरी एबिलिटीज़ दोनों पे ही ध्यान दिया जाता है। तो स्कूलिंग है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, स्कूलिंग ईयर्स जो होते हैं ना बच्चों के, वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं अगर उनकी डेवलपमेंट की बात की जाए। ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ेंगे कि एम्स ऑफ स्कूलिंग क्या होते हैं, क्यों है ज़रूरी बच्चों को स्कूल भेजना, वेरियस फॉर्म ऑफ एजुकेशन एट स्कूल, कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन हैं, फिर वैल्यू एजुकेशन कैसे हेल्प करती है उनकी डेवलपमेंट में, फिजिकल एजुकेशन कैसे करती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं जैसे डांस वगैरह, वो क्या, उनका क्या रोल है डेवलपमेंट में। ऑर्डर ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल ट्रिप एंड लर्निंग बाय डूइंग, तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। अब स्कूल एंड लाइफ ऑफ चिल्ड्रन में writing about the education of young children, Russell has discussed following aims of education। एजुकेशन के क्या एम्स होते हैं, हम क्यों एजुकेशन कराते हैं हर बच्चे को, क्या उसके एम्स होते हैं, क्यों ज़रूरी होता है फॉर्मल एजुकेशन। कल्टिवेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द मेजर पर्पसेस ऑफ एजुकेशन। सबसे बड़ा मेजर पर्पस है कि बच्चे का जो इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है वो बहुत डिपेंडेंट होती है स्कूलिंग के ऊपर। फिर है टू डिस्कवर स्पेशल एप्टीट्यूड्स इन चिल्ड्रन। अब बच्चों के अंदर बहुत तरह के अलग अलग एप्टीट्यूड्स होते हैं, वो स्कूल में ही उनको पता चलते हैं जब वो आप पार्टिसिपेट करते हैं। कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा होता है, कोई राइटिंग में बहुत अच्छा होता है, लिटरेचर में, कोई ड्रामा में बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कैसे पता चलता है, जब वो स्कूल में उनको मौका मिलता है परफॉर्म करने का। इसीलिए स्पेशल एप्टीट्यूड बच्चों के डेवलप होते हैं। Everybody should learn the base subjects which need to be further pursued by those who are bad at them। तो एक बेस सब्जेक्ट्स है जो सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी लेवल पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट्स कम होते जाते हैं, स्पेशलाइजेशन पे जब आप पहुंचते हो तो सब्जेक्ट कम हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे हर किसी को एक कुछ बेस सब्जेक्ट्स हैं सबको पढ़ने ज़रूरी होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ, हिंदी, सब कुछ पढ़ना ज़रूरी होता है। तो इसलिए भी स्कूल जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स की नॉलेज बेसिक होनी चाहिए जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आती है। टू प्रिंसिपल डिटरमाइन द करिकुलम इन अर्ली स्कूल ईयर्स। दो प्रिंसिपल्स हैं जो करिकुलम को डिटरमिन करते हैं स्कूल ईयर्स के। पहला ये है कि व्हाट चिल्ड्रन ऑट टू नो, कि बच्चों को क्या चीज़ पता होनी चाहिए। सेकेंड, ऑर्डर इन विच द सब्जेक्ट्स आर थॉट। दूसरा ये है कि किस ऑर्डर में पढ़ाना चाहिए, ईजी से डिफ़िकल्ट पे जाना चाहिए, डिफ़िकल्ट से ईजी पे आना चाहिए, लैंग्वेज पहले होनी चाहिए कि मैथमेटिकल स्किल्स पहले, मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए जिससे बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव कर सके। फिर लास्ट एम दिया हुआ है, एनीथिंग इन्वॉल्विंग सीवियर मेंटल एफर्ट शुड नॉट बी अंडरटेकन बिफोर द एज ऑफ 7। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट लगे उस टाइप की कोई भी एक्टिविटी 7 ईयर्स से पहले की एज में नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मेंटल डेवलपमेंट अभी पूरे तरीके से नहीं हुई है, हो रही है। तो जब मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, आप उसके ऊपर पहले ही मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर डालोगे कि उसको, वो चीज़ उसके डेवलपमेंट को डैमेज कर सकते हैं। जॉन डूई अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं। उन्होंने नीड फॉर एजुकेशन डिस्कस किया था।
to be centered at the life of the child. Education should adopt spontaneous ways that children themselves adopt to learn from their surrounding. कह रहे हैं कि जिस तरह बच्चे अलग अलग नए नए तरीके सीखते हैं ना पढ़ने के, सीखने के, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने के नए नए तरीके बच्चे यूज़ करते हैं, एजुकेशन भी कह रहे हैं वैसे ही होनी चाहिए। एक सिंपल तरीका नहीं होना चाहिए कि बस एक रीडिंग कर ली और उसका एग्ज़ाम दे दिया, रीडिंग कर ली एग्ज़ाम दे दिया। जॉन डूई कह रहे हैं कि एजुकेशन भी उतनी ही वैरायटी से होनी चाहिए जितनी वैरायटी से स्पॉन्टेनियस वेज यूज़ होने चाहिए। अलग अलग तरीके हों, स्पॉन्टेनियस हो, रिजिड ना हो सिस्टम पढ़ाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में एक ही तरीके से ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। अब धीरे धीरे काफ़ी स्कूल्स हैं जो अपने तरीके बदल रहे हैं, करिकुलम में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे डूई स्ट्रांगली अपोज दैट द आइडिया ऑफ ड्राइंग आउट समथिंग फ्रॉम द माइंड्स ऑफ चाइल्ड। कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके दिमाग से कुछ निकलवाना है वही एजुकेशन है, कि आप उसको रटवा दोगे और उसके बाद उसको बाद में बोलोगे कि उसको जाके लिख दो एग्ज़ाम में, उसका मतलब एजुकेशन नहीं होता। The young child, he writes, is already running over, spilling over with the activities of all kind. It's not purely latent being whom the adult has to approach with great caution. तो मतलब ये कह रहे हैं आप कि छोटा बच्चा तो ऑलरेडी बहुत चीज़ें सीख रहा है, आप उसको कुछ नहीं भी सिखाओगे तो वो बहुत चीज़ें सीख रहा है अपने सराउंडिंग से। ऑलरेडी वो इतनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठा हुआ है और जब आप उसको जाके कुछ दोगे याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो ही वो पढ़ने बैठ रहा है, तब तो ही उसकी लर्निंग हो रही है। ऐसा, इस बात को वो मना कर रहे थे। रोल ऑफ एजुकेशन इज दैट ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू देयर एक्टिविटी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि डूई ने बोला कि एजुकेशन का रोल क्या है कि जो ऑलरेडी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उसको एक डायरेक्शन दे दो जिससे उनकी डेवलपमेंट में हेल्प मिले। तो यहाँ पे डूई हैज़ एनुमरेटेड फॉलोइंग इंस्टिंक्ट्स दैट वन नीड टू रिकॉग्नाइज एंड शेप बाय वेरियस फैक्ट्स। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि बच्चों के जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं उनको आप हेल्प कर सकते हो। जैसे सोशल इंस्टिंक्ट्स क्या हैं, शोन इन कन्वर्जेशन, पर्सनल इंटरकोर्स एंड कम्युनिकेशन। तो एक सोशल इंस्टिंक्ट होता है बच्चे का कि सोशल होना दूसरों के साथ, जो उनकी बातों में नज़र आता है जब वो दूसरे के साथ कन्वर्स करते हैं, पर्सनली एक दूसरे से बात करना, मिलना जुलना, कम्युनिकेट करना। फिर एक होता है लैंग्वेज इंस्टिंक्ट। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सोशल एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एजुकेशन रिसोर्सेज। तो एक लैंग्वेज इंस्टिंक्ट होता है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने अपने आप को किस तरीके से बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है अपनी लैंग्वेज को यूज़ करके। कंस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट का मतलब द इंस्टिंक्ट ऑफ मेकिंग एक्सप्रेस्ड फर्स्ट इन प्ले। प्ले जब पहली बार बच्चा खेलता है तो उसमें ये इंस्टिंक्ट नज़र आता है कि वो कोई चीज़ बनाने की कोशिश करता है। जैसे घर बनाते हैं, टॉय से वो कुछ बना रहे हैं, ब्लॉक्स को यूज़ करके कुछ बना रहे हैं, या वो एक मेक बिलीव प्ले खेल रहे हैं जिसमें वो किसी का रोल प्ले कर रहे हैं, डॉक्टर का, मदर का, फादर का। तो ये एक इंस्टिंक्ट उनके गेम में नज़र आता है, किस तरह से वो मूवमेंट करते हैं, किस तरह से जेस्चर्स करते हैं। तो ये उनके अंदर ऑलरेडी एक इंस्टिंक्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन इंस्टिंक्ट होता है कि वो कुछ ना कुछ चेक करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, इंक्वायरी करते रहते हैं, चीज़ों को खोल खोल के देखते रहते हैं, जोड़ के तोड़ के हर तरीके से। तो ये एक इंस्टिंक्ट है। फिर एक्सप्रेसिव इंस्टिंक्ट या आर्ट इंस्टिंक्ट है। एक्सप्रेसिव इंस्टिंक्ट कैसे दिखाते हैं बच्चे, जैसे कि आप उनको कोई चीज़ ड्रॉ करने के लिए दो तो वो उस पर कुछ बना के दिखा देंगे आपको, या कम्युनिकेट करके अपने अपने आप को एक्सप्रेस करना, इस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं। तो स्कूल को क्या करना चाहिए, जितने भी इंस्टिंक्ट यहाँ बताए हैं जॉन डूई कह रहे हैं कि इनको ही आगे शेप दें, इस तरीके से अपना करिकुलम प्लान करें कि बच्चों के ये वाले जो इंस्टिंक्ट है ना इसी को वो बच्चे यूज करके आगे बढ़ें। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ स्कूलिंग। क्या एम नहीं होना चाहिए, कल्टिवेशन ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्कवरी ऑफ स्पेशल एप्टीट्यूड, ईजिएस्ट सब्जेक्ट शुड बी टॉट फर्स्ट, स्पेशलाइज सब्जेक्ट शुड बी टॉट। तो इसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि अभी मिडिल स्कूल ही है। फिर आता है इंस्टिंक्ट टू यूज पेपर पेंसिल शोज प्राइमरीली। पेपर और पेंसिल जब बच्चे यूज करते हैं तो प्राइमरीली किस तरह का उनका इंस्टिंक्ट नजर आता है। पेपर पेंसिल यूज करके बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, कुछ लिखते हैं कुछ। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम पे, या तो कम्युनिकेट कर रहे हैं या अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सप्रेसिव इंस्टिंक्ट नज़र आता है।
फिर होता है क्यूरियोसिटी इज अनदर नेम फॉर, अगर क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को जानने की तो किसको और क्या बोल सकते हैं हम, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन इंस्टिंक्ट। फिर आते हैं बेसिक स्कूल स्किल्स। तो बेसिक स्कूल स्किल्स में क्या इन्होंने बोला है कि बेसिक स्किल्स क्या होने चाहिए जो बच्चे के अंदर आने चाहिए अगर वो स्कूल जाता है तो पहला है लर्निंग टू रीड। तो एक तो रीडिंग है, बेसिक इंटेलेक्चुअल स्किल है कि रीडिंग आनी चाहिए बच्चों को। ऑल द एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू रीड। रीडिंग नहीं आएगी तो एजुकेशन ही नहीं हो पाएगी, सारी चीज़ें तो पढ़ के ही आती हैं। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में उसे परफॉर्म करना है तो उसको रीडिंग और राइटिंग दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो रीडिंग सिखाई जाती है। तो पहले कैसे रीडिंग सिखाते हैं, पहले नाम बताते हैं चीज़ों का, जैसे आपको पता है नाउन से स्टार्ट होता है पहले। तो नाम बताते हैं चीज़ों का, फर्स्ट एसोसिएटिंग नेम्स फॉर थिंग्स, सेकेंड अल्फ़ाबेट एंड लेटर साउंड, फिर किस तरीके से बोलना है उसको वो बताया जाता है। देन चाइल्ड लर्न टू प्रोनाउंस कॉमन लेटर ग्रुप, फिर पूरे वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। तो ऐसे एक एक स्टेप में रीडिंग सिखाई जाती है। गुड रीडिंग में क्या इंक्लूड होता है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, एडिक्वेट वॉइस मॉड्यूलेशन हो। मॉड्यूलेशन मतलब जैसे वॉइस कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है तो वो मॉड्यूलेशन एकदम सही हो। रिकॉग्नाइजिंग द इमोशनल ओवरटोन्स, इमोशनल ओवरटोन्स को रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन सी इमोशन पता चलती है किसी की बात करने से। रिकॉग्नाइजिंग द पॉजेज एंड मेंटेनिंग एडिक्वेट स्पीड, एक तो कब बीच बीच में रुकना है बोलते टाइम ये पता हो, और कब स्पीड से बोलना है और कब स्लो बोलना है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, गुड रीडिंग में आती हैं। तो ये कैसे डेवलप होती है स्कूल में, जब हम उनको लिटरेचर पढ़ाते हैं, जैसे आपको पता है स्टोरीज पढ़ाते हैं, पोम्स पढ़ाते हैं, ड्रामाज पढ़ाते हैं। फिर बच्चे उनको खड़े होके उसको वो करते हैं, आगे जाके उनको बोला जाता है कि प्रेजेंटेशन दो उसके ऊपर। तो इस तरीके से उनकी लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है। एसेज लिखवाना उसी का पार्ट है, एक ऐसे लिखवाते हैं बच्चों से, वो उसी का एक पार्ट है कि किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन ऐसे रिटर्न में आ जाता है। लेकिन रीडिंग में कैसे, जैसे रीडिंग में हम बच्चों को बोलते हैं कि कल आप ये पोम पढ़ के आओगे और फिर इसको आप एक्सप्लेन करोगे कि इसमें क्या बताया गया, इस पोम का क्या मतलब है। तो इस तरीके से लर्निंग टू रीड एक बेसिक स्किल है जो बच्चों का हम स्कूल लेवल में जाके उसको एनहेंस करते हैं। रीडिंग जो है वो बोरिंग भी हो जाती है कई बार बच्चों के लिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि कुछ ऐसी बुक्स उनके लिए बनवा सकते हो, या ऐसी बुक्स रिकमेंड कर सकते हो जिसमें पिक्चर्स ज़्यादा हो, क्योंकि बच्चों को पिक्चर्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं, कार्टून्स हो क्योंकि मिडिल एज स्कूल है। फिर आता है लर्निंग टू राइट। राइटिंग में जैसे रीडिंग है बिल्कुल उस तरीके से ही है, स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। राइटिंग भी जैसे आपको पता है कि पहले छोटे बचपन में वो कर्सिव राइटिंग वगैरह के होमवर्क मिलते हैं, जिससे बच्चा वो कैपिटल भी लिखना सीख जाए, स्मॉल लेटर भी लिखना सीख जाए। तो गुड राइटिंग स्किल्स डेवलप करे जाते हैं। अब इसके लिए क्या है कि लैंग्वेज भी होनी चाहिए, इम्पोर्टेंटली क्लियर होनी चाहिए। तो जो बच्चे के थॉट्स होते हैं वो उसको लिख के एक्सप्रेस कर पाए, इतना उसको हमने कैपेबल बनाना होता है कि वो अपने थॉट्स को बोल के या लिख के किसी तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। सो रीडिंग ऑफ लिटरेचर नेसेसरी फॉर गुड लिंग्विस्टिक स्किल्स टू बी डेवलप। तो रीडिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों राइटिंग ज़रूरी है, ताकि आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो सके। दोनों ही चीज़ें आपकी लैंग्वेज को इंप्रूव करती है। और लैंग्वेज किस काम आती है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के काम आती है, बेशक बोल के करो चाहे लिख के करो। तो अपने एक्सप्रेसिव इंस्टिंक्ट को एनहेंस करने के लिए रीडिंग राइटिंग दोनों स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। Here, however, there are some ways to encourage good writing skills. जैसे कि आप कैसे encourage कर सकते हो, राइटिंग एक्सरसाइज शुड बी बेस्ड ऑन एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन। आप उनको उनकी एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए दे सकते हो जो वो उनको करना पसंद है, उनकी हॉबीज के बारे में। चिल्ड्रन शुड नो राइटिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेज टेक डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप की राइटिंग में अलग अलग तरीके से फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं। जैसे आइडियाज़ लिखने हो तो अलग फॉर्मेट होता है, कुछ इमेजिनेटिव लिखना हो, स्टोरी लिखनी हो तो अलग होता है, पोम लिखनी हो तो अलग तरीके से लिखी जाती है, लेटर लिखना हो तो अलग तरीके से लिखा जाता है। बिफोर गिविंग असाइनमेंट टीचर शुड डिस्कस द पर्पस ऑफ द वर्क। कुछ असाइनमेंट अगर बच्चों को दे रही है टीचर तो उसको बच्चों को बताना ज़रूरी है कि मैं ये क्यों दे रही हूँ, इससे आपकी कौन सी स्किल इंप्रूव होगी। Once the child begins writing, it should not be interrupted.
ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा लिख रहा है, शुरू कर दिया है उसने लिखना, उसको इंटरप्ट मत करो, क्योंकि उसके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं बहुत सारे, उसका ध्यान पूरा उसको फॉर्म करने में लगा हुआ है, और उनको रिवाइज करने का, रीऑर्गेनाइज करने का, री करने का टाइम मिलना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा उनकी स्लो है कॉग्निटिव एबिलिटी, उतना फास्ट नहीं है एडल्ट्स की तरह कि आपने बहुत जल्दी उनसे पेपर उनको दिया, उनको मांग लिया वापस। तो इस तरीके से, और डिस्प्ले करो सारी चीज़ें उन्होंने जो लिखी हैं, क्लासरूम में डिस्प्ले हो, सबको दिखाई जाए, ताकि उनको रीइंफोर्समेंट मिले कि उन्होंने जो लिखा है वो पसंद आ रहा है सबको। तो इस तरीके से हम रीडिंग और राइटिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। फिर मैथ स्किल्स में आते हैं। मैथ स्किल्स तो आपको पता ही है कि बच्चों के लिए कितना ज़्यादा एक तरीके से डरते हैं बच्चे मैथ से, तो वो बहुत घबरा जाते हैं मैथ स्किल में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो नॉर्मली उन्होंने कभी नहीं करी हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एकदम नई नई चीज़ें वो सीखते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे इसमें ब्लैंक हो जाते हैं कई बार। यहाँ पे टीचर के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस, अगेन इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो रसल कह रहे हैं कि इफ़ इट इज़ टैकल ग्रेजुअली एंड केयरफुली, देर इज़ नो नीड ऑफ दिस सेंस ऑफ ब्लैंक डिस्प्ले, के मतलब आप धीरे, ग्रेजुअली और ध्यान से एक एक करके एक एक चीज़ अगर आप उन्हें इंट्रोड्यूस करो मैथमेटिक्स में, तो इतना ज़्यादा मतलब उनके ऊपर वो नहीं पड़ेगा, नेगेटिव प्रेशर नहीं पड़ेगा। और अर्थमेटिक्स में बेसिक स्किल्स तो ज़रूरी है सिखाने, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमेशा यूज़ होता है। सो द फॉर्मल टीचिंग ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा बिगिंस ओनली आफ्टर मिडिल चाइल्डहुड। लेकिन उसके अलावा जो है, जैसे ज्योमेट्री, अलजेब्रा है, जो इतना ज़्यादा हमें डेली रूटीन में नहीं चाहिए होता, उसकी एजुकेशन फिर बाद में शुरू होती है, मिडिल स्कूल के। सक्सेस विद नंबर्स ऑल्सो इम्प्रूव स्पीड विद अदर स्कूल वर्क। अगर आपके नंबर्स में स्पीड ज़्यादा है, कैलकुलेशन में स्पीड अच्छी है, तो इससे आपके बाकी स्कूल वर्क में भी काफ़ी हेल्प मिलती है, आपको बाकी चीज़ों में भी हेल्प मिलती है। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ये आई होप कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय 3 आवर्स? इसमें आवर्स में आपको वो स्किल्स बताने हैं, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल स्किल्स। व्हाट आर द एम्स दैट रीडिंग स्किल फुलफिल्स? तो रीडिंग से क्या एम्स पूरे हो सकते हैं, जैसे कि हमारे एक्सप्रेसिव एम्स पूरे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। व्हाट स्टेप्स विल यू टेक फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स? तो जैसे हमने पढ़ा कि हम राइटिंग के लिए एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, कुछ हॉबीज से रिलेटेड दे सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें। So, ask 10 5 grade students the words they find difficult to spell in Hindi and in English. Make a list of such words on the basis of the list state. ये एक्सरसाइज दी हुई है, आपने करनी है। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं तो कुछ आप बच्चों को बुलाओ और उनसे पूछो कि हिंदी और इंग्लिश में उनको सबसे मुश्किल वर्ड्स कौन से लगते हैं। तो बाद में आपने ये देखना है कि क्या सारे बच्चों को वो सेम वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते हैं, कि सबका अपना अलग अलग प्रॉब्लम है। तो ये व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ़िकल्टी इन स्पेलिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश में क्यों फ़र्क है, उनकी हिंदी की जो स्पेलिंग और इंग्लिश की जो डिफ़िकल्टीज़ है उसमें क्या फ़र्क नज़र आता है आपको। इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग एंड इंटेलिजेंस? और क्या आपको लगता है कि स्पेलिंग ठीक लिखना और इंटेलिजेंट होने में कोई रिलेशन है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि किसी बच्चे को अगर स्पेलिंग नहीं आती है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है? तो इस तरीके से आपने इसको आंसर करना है। कंप्यूटर स्किल्स पे आते हैं। कंप्यूटर स्किल्स आजकल मॉडर्न टाइम में तो कंप्यूटर स्किल भी एक बेसिक स्किल है जिसको समझना ज़रूरी है, कि सारा काम ही बड़े होकर हम कंप्यूटर पे करते हैं। तो कंप्यूटर एज अ मशीन टू बी अंडरस्टूड एंड मास्टर्ड, कंप्यूटर एज एन एड इन टीचिंग। तो कंप्यूटर को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ती है, एक तो मशीन है, कैसे यूज़ करना है, दूसरा उसका टीचिंग में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। So, for the first purpose, it need not be included as a subject to be taught. Children can be provided these machines and some time to explore these machines. तो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है आप कंप्यूटर को सब्जेक्ट की तरह पढ़ाओ और उसको फिर आप उसका एग्ज़ाम लो, उसको रट्टा मरवाओ, याद करवाओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा आप उनको कंप्यूटर दे दो कि वो उसको एक्सप्लोर करके देखें। और आप सबको पता है कि हम कंप्यूटर को जितना एक्सप्लोर करते हैं उतना सीखते हैं, ना कि रट्टा मार के। तो उसको एज अ सब्जेक्ट नहीं देना चाहिए, इट शुड बी गिवन एज समथिंग टू एक्सप्लोर।
तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 14 साल से पहले तो कंप्यूटर को बिल्कुल भी एज अ सब्जेक्ट नहीं देना चाहिए, उसको बच्चे को एंजॉय करने देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी नई चीज़ें वो सीख जाते हैं। और उस टाइम पे उनका जो कॉग्निटिव एबिलिटी जब डेवलप हो रही है, अगर तब वो ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो आगे जाके उसमें बहुत एक्सेल कर सकते हैं। फिर आता है टीचिंग फॉर नॉलेज, मतलब हमारे जो जर्नल सब्जेक्ट्स हैं वो हम जो पढ़ाते हैं उसमें क्या है। सो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज इज बेस्ड ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस में क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, इसलिए हम इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। साइंस पढ़ते हैं हम, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हमारे आसपास की चीज़ों की अवेयरनेस होती है, हमें हमारी नॉलेज बढ़ती है इसलिए। अब इसमें क्या है, जैसे ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया, हिस्ट्री, साइंस, लैंग्वेजेस। ज्योग्राफी पढ़ने से बच्चे को क्या चीज़ का आइडिया होता है कि वो जहाँ रह रहा है वो क्या जगह है, वो कैसी प्लेस पे रहता है, इस तरह की और प्लेसेस हैं, और किसे वो लैंड कहेगा, किसे वो रिवर कहेगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो, क्योंकि हम एक वर्ल्ड में रह रहे हैं तो वर्ल्ड के बारे में जानना तो ज़रूरी है ना, तो ज्योग्राफी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ये सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। तो फिर आ जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री से भी ये पता चलता है कि भाई पहले क्या हुआ था, किस तरीके से हम इवॉल्व हुए हैं। साइंस में भी जैसे वो आ जाती है, इवोल्यूशन आ जाती है, तो इवॉल्व कैसे हुए, पहले कैसे थे, क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से एडवांसमेंट हुई है, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इतने चेंजेस लेके आए, तो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। टू एस्पेक्ट्स आर फर्स्ट रेलिवेंट and interesting for children to know. The journal, pageant and procession from geology to man, from savage man to civilized man. तो कह रहे हैं कि ये ना ज्योग्राफी में एक तो बहुत ज़रूरी है जानना है कि कैसे हम खाली एक जियोलॉजी, मतलब एक खाली जगह थी जैसे अर्थ, सिर्फ एक जगह थी जहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ से हम कैसे धीरे धीरे एक प्रॉपर मैन, कैसे हम बैक्टीरिया से धीरे धीरे कैसे स्टार्ट हुई लाइफ, और फिर एक प्रॉपर एक ह्यूमन काइंड कैसे डेवलप हुआ। और दूसरा ये है कि जब हम प्राइमरी, हमारे जो एंसेस्टर्स थे जब बिल्कुल ही प्रिमिटिव टाइप के थे, उससे हम धीरे धीरे कैसे सिविलाइज्ड कैसे बने। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिस पे फोकस करना है। दूसरा, ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग ऑफ इंसिडेंट्स विच हैव अ सिंपैथेटिक हीरो। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताना जिसमें लोगों के बारे में बताना, जैसे जो हीरोज रहे हैं आज तक के टाइम के। तो ये ज़रूरी है इस चीज़ में बच्चों का ध्यान लेके आना कि किन के रोल इम्पोर्टेंट थे ये सब चीज़ें बनने में। फिर हम हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी बच्चों को ले जाते हैं ना, एक्चुअली में दिखाने के लिए भी। हिस्ट्री से क्या होता है, उनको अपना पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चलता है कि ह्यूमन काइंड कैसे डेवलप हुआ, पहले किस तरह की चीज़ें थी, सिविलाइजेशंस कैसे आई, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं। साइंस से प्रैक्टिकली पता चलता है कि एक्चुअली में हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, क्या लॉज हैं, किस तरीके से हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे किस तरह से लॉज काम करते हैं, फिजिक्स के लॉज कैसे काम करते हैं, केमिस्ट्री के लॉज कैसे काम करते हैं। इसमें तो लर्निंग बाय डूइंग इन्वॉल्व होती है, वो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। फिर लैंग्वेज टीचिंग में, क्योंकि उन्होंने अपने आप से दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है, तो लैंग्वेज टीचिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें उनकी अपनी मदर टंग भी आती है, फॉरेन लैंग्वेज भी आती है। लास्ट में लिटरेचर आ जाता है। लिटरेचर में उनको पोम्स और स्टोरीज और ड्रामाज ये सब सिखाया जाता है। तो ये सारी नॉलेज के लिए है। फिर आते हैं वैल्यू एजुकेशन पे। वैल्यू एजुकेशन में क्या सिखाया जाता है कि किस तरह की वैल्यूज़ इनकलकेट करनी चाहिए, वैल्यूज़ में मॉरल वैल्यूज़ किस तरह की होनी चाहिए हमारी। सो ऑल द फोर क्वालिटीज़ कैन बी मेड कॉमन बाय प्रॉपर फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल केयर ऑफ द यंग। तो क्या क्वालिटीज़ हैं, जैसे वाइटैलिटी। Vitality is rather a physiological than a mental characteristic. It is presumably always present where there is a perfect health. Where it exists, there is a pleasure in feeling alive, quite apart from any specific pleasant circumstances. Vitality का मतलब ये बता रहे हैं कि जो बहुत लाइवली होता है। तो बच्चे के अंदर एक वैल्यू आपको डेवलप करनी है कि वो जो भी करे बहुत इंटरेस्ट लेके करे, और हर चीज़ को बहुत हैप्पीली और बहुत ही एंथुजियास्टिकली करे, तो उसको बोलेंगे वाइटैलिटी। फिर आते हैं करेज। करेज मतलब बहुत ही हिम्मत के साथ, करेज के साथ,
घबराए नहीं, हर चीज़ को चैलेंज की तरह फील करे। उसको वो तभी कर सकता है जब उसको लगेगा कि वो सिक्योर है, उसके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए, जो उसका बचपन से ही उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर वो चीज़ उन्होंने डेवलप करी है कि नहीं। फिर सेंसिटिवनेस आ जाती है कि अपने सराउंडिंग्स को लेके सेंसिटिव हो, दूसरों की इमोशंस को लेके सेंसिटिव हो, और नीड्स को लेके सेंसिटिव हो दूसरों के और अपने खुद के भी। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस मतलब किसी चीज़ को करने में उनका कितना एप्टीट्यूड है, किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में नहीं अच्छे हैं। क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी मतलब नई चीज़ें जानने में इंटरेस्ट रख पाए। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये सब वैल्यूज़ हैं जो वैल्यू एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर डेवलप की जाती हैं, जिससे उनका आगे फर्दर लाइफ में वो कितना अच्छा आगे करियर बना पाएंगे, वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है। अब करेज होगा तो ही वो आगे जाके अपना करियर सक्सेसफुली कर पाएंगे कंप्लीट। वाइटैलिटी होगी तो ही वो इंटरेस्ट लेंगे किसी चीज़ में। सेंसिटिव होंगे तो ही इमोशनल इंटेलिजेंस उनके अंदर आएगी, जो बहुत ज़रूरी है अपने करियर में आगे यूज़ करने के लिए। इंटेलिजेंस एक नॉर्मल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए नई चीज़ों को जानने की, तभी वो लर्न करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ उनको एक आइडियल करेक्टर बनाने में हेल्प करती हैं, आइडियल करेक्टर। ठीक है। देर इज़ वन मोर थिंग दैट वी ऑफन हियर, दैट इज़ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के बारे में भी यहाँ बोला हुआ है, क्योंकि स्कूल की जब बात आती है तो डिसिप्लिन के बारे में बहुत बात होती है। तो डूई कहते हैं कि इफ़ यू हैव द एंड इन द व्यू ऑफ 40 और 40-50 चिल्ड्रन लर्निंग सर्टेन सेट्स ऑफ लेसन टू बी रिसाइटेड टू अ टीचर, योर डिसिप्लिन मस्ट बी डिवोटेड टू सिक्योरिंग दैट रिजल्ट. But if the end in view is development of a spirit of social cooperation and community life, the discipline must grow out of and be relative of it. तो ये कह रहे हैं कि दो तरीके से आप डिसिप्लिन देख सकते हो। एक तो ये डिसिप्लिन है कि आप 40-50 बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो और वो बाद में आपको उस चीज़ को सुना दें, तो वो वाला डिसिप्लिन ज़रूरी है, वो आप करना चाहते हो। कि दूसरा डिसिप्लिन है कि जब वो बड़े हों तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉपरेशन हो, एक सेंस ऑफ वो हो, दूसरों की कैसे एम्पथाइज करना है, कॉपरेट करना है। तो आप कौन सी तरह का डिसिप्लिन उनके अंदर डालना चाहते हो, आपका डिसिप्लिन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो स्कूल लेवल पर डिसिप्लिन ज़्यादातर किससे रिलेट करता है कि क्लास में अगर टीचर है तो बच्चे बातें ना करें, चुपचाप सुने और जो उसने बोला वो बता दें। लेकिन डिसिप्लिन एक्चुअली इसमें होना चाहिए फोकस कि वो उनकी पर्सनालिटी एज अ ह्यूमन बीइंग वो किस तरीके के हैं, वो डिसिप्लिन होना चाहिए। In Dewey's view, school classroom is just like a busy workshop where there is no silence. There is a certain disorder, confusion, bustle that results from activity. Deeper and wider discipline lies in constructive work directed towards a purpose. तो Dewey कह रहे हैं कि स्कूल को एक ऐसे आप इमेजिन करो कि एक वर्कशॉप है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, इसलिए वहाँ पे बहुत शोर हो रहा है और बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि आप उनको चुप करा के बिठा दो और एक्टिविटीज़ बंद करवा दो, उन्हीं एक्टिविटीज़ को कैसे कंस्ट्रक्टिवली एक डायरेक्शन में ले जाएं, उसको डिसिप्लिन बनाना चाहिए। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स इसमें बहुत सारे हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन है, वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलेंगे तभी उनकी फिजिकल मूवमेंट्स होंगी और ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होंगे। फिर टीचिंग फॉर प्लेजर में जैसे डांस, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें आती हैं। बच्चों को पता चलता है कि उनके अंदर और भी एप्टीट्यूड्स हैं जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं, जैसे डांसिंग में कर सकते हैं। जब वो करते हैं एक्चुअली में पार्टिसिपेट तो उनको समझ में आता है, उससे पहले उनको नहीं पता होता कि वो इतना अच्छा कर लेंगे। एजुकेशनल एक्सकर्जन मतलब बाहर घुमाने ले जाते हैं जब किसी एजुकेशनल ट्रिप में, तो उनकी प्रैक्टिकली उससे लर्निंग होती है, वो एक्चुअली में देखते हैं जाके, उनके माइंड में ज़्यादा बेटर तरीके से रजिस्टर होता है। मतलब पढ़ने से वो चीज़ें इतना नहीं समझ में आती जितना एक्चुअली विजिट करके लेके, जैसे बच्चों को म्यूजियम्स लेके जाते हैं तो उनके अंदर वो क्यूरोसिटी रहती कि क्या देखेंगे, वहाँ जाके वो बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। तो रियल में देखने में और बुक्स में देखने में बहुत फ़र्क होता है ना, तो इसलिए ये एजुकेशनल एक्सकर्जन बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे को प्रैक्टिकली दिखता है कि वो एक्चुअली में जो पढ़ रहे थे वो कैसे होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई है कि क्यों हम फॉर्मल स्कूलिंग को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया है यूनिट 3। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।